Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Shivani Center for Excellence. सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आईआईटी, जेईई और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं स्कूलिंग के साथ। सेंटर फॉर एक्सीलेंस गुजरात में टॉप इंस्टीट्यूट्स में है, नंबर 1 पर इनफैक्ट है। तो हम लोग बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए एक गौरव की बात है और इस गौरव को हम लोग बनाए रखेंगे और आगे बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट में रिजल्ट्स हमारे ऑलरेडी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर वो बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जैसा कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। वो क्वेश्चंस अपन देखते हैं किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इवोल्यूएट थर्टीन 16 19 14 17 20 15 18 21 इसको सॉल्व करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। यदि मैं चाहूँ तो डिटर्मिनेंट को, जो डिटर्मिनेंट का तरीका है उस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि मैं प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ तो मैं प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों ना करूँ। आप रो या कॉलम के जो रो और कॉलम का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है जो मैंने शायद लिखा ही नहीं, क्योंकि उसको वो प्रॉपर्टीज़ में नहीं काउंट होती है। बेसिकली आपको ये समझना है कि जब भी आप कोई रो ऑपरेशन लगाएंगे, कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे पहली रो को दूसरी रो से माइनस कर दिया आपने, दूसरी रो को तीसरी रो से माइनस कर दिया, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये आप ध्यान रखिए। किसी भी कॉलम को आपस में ऐड कर दे के लिख दीजिए। मान लीजिए आपने सभी कॉलम्स को आपने ऐड करके एक कॉलम में लिख दिया, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपने पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को माइनस करके पहले कॉलम में लिख दिया, या दूसरे कॉलम से पहले कॉलम को माइनस करके दूसरे कॉलम में लिख दिया, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाई कि R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R1 से, और R3 को चेंज कर देते हैं R3 माइनस R1 से। विश्वास मानिए, आप यदि ऐसा करते हैं तो करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, वो चेंज नहीं होगा। सपोज ये डेल्टा है तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हमने R1 नहीं चेंज किया, 13 16 19 को चेंज नहीं किया। R2 को चेंज किया, R2 को R2 में से माइनस कर दिया, तो 14 में से 13 गया 1, 17 में 16 गया 1, 20 में से 19 गया 1, 15 में से 13 गया 2, 18 में से 16 गया 2, 21 में से 19 गया 2। मैंने आपको बताया था। अब आप क्या कर सकते हैं, थर्ड रो से 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, क्योंकि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है। तो 13 16 19 1 1 1 1 1 1 यहाँ से कॉमन आ गया। तो आपने क्या देखा, दो रो आपकी आइडेंटिकल हो गई। दो रो यदि आपके पास सेम आ जाती हैं तो आंसर आपका सीधा क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर हो गया सीधा 0। तो प्रॉपर्टी लगाकर यदि अपन ने सॉल्व किया तो कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया 0। लेकिन यदि प्रॉपर्टी नहीं लगाते और सीधा इसको एक्सप्लेन करते तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यदि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको बहुत मेहनत पड़ेगी। इसलिए आप गलती से भी डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि चलो ये नंबर वाला है तो नंबर वाले में यदि आप डायरेक्ट एक्सप्लेन करते हैं तो भी आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन हर बार इसका आंसर नहीं आएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा। आपको बस अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग अपने को समझना है। जैसे मैं समझाऊँ आपको उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है लेट ए बी सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट ए बी सी बी पॉजिटिव
be positive and not all equal so that the value of the determinant A B C B C A C A B साइक्लिक ऑर्डर में इज नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन मैंने ले लिया है, तो लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए, और यदि ये समझ नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, वो आपको समझ आ जाएंगे। तो आपको ये बाद में समझ आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको अभी समझ आ जाए। तो डिटर्मिनेंट में आपके पास दिया हुआ है ए बी सी डी, सॉरी बी सी ए बी। अब डिटर्मिनेंट को कैसे स्टार्ट करें, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान से समझना होगा। अब आप डिटर्मिनेंट को इस तरीके से प्लस या माइनस करिए, डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम को आपको इस तरीके से प्लस या माइनस करिए कि सब कोई एक रो के सभी एलिमेंट सेम दिखने लगे सबसे, क्योंकि मुझे कोई एक रो इसमें 1 1 1 चाहिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई एक रो या कोई एक कॉलम आपको 1 1 1 बनाना है। ये जो मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ 1 बाई 1 समझा रहा हूँ, आपको ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो अब आप इन डिटर्मिनेंट में सभी कॉलम को जोड़ दें तो क्या सभी एलिमेंट सेम हो जाएंगे। जैसे देखिए मैं सभी कॉलम को यहाँ पे जोड़ देता हूँ। मैंने C1 को चेंज करके लिख दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब ये हुआ कि मैंने C1 में ये जो C1 है पहला कॉलम है, पहले कॉलम में मेरे को तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वही B प्लस C प्लस A, इन तीनों को जोड़ेंगे तो C प्लस A प्लस B। मैंने C2 को नहीं छेड़ा, C2 क्या है B C A B, ये देखिए तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट में आपने देखा कि जो पहला कॉलम है वो सब कुछ सेम है, ए बी सी सब में A प्लस बी प्लस सी A प्लस बी प्लस सी A प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। तो आप इसमें से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। 1 1 1 ये मोटिव था। अपना दिमाग एक ही चीज़ में दौड़ना चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि अपने पास कोई एक रो या कोई एक कॉलम 1 1 1 आ जाए। यहाँ पर मैं ऐसा भी कर सकता था कि सभी को रो को जोड़ देता, R1 में लिख देता R1 प्लस R2 प्लस R3, तो भी ABC आ जाता R1 में। फिर मैं R1 में से A प्लस बी प्लस सी पूरा कॉमन ले लेता। समझ आ गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट को मैं चाहूँ तो इस रो या इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन आप तब तक एक्सपेंड मत करिए जब तक इसमें दो एलिमेंट जीरो ना हो जाए। तो इन दोनों 1 1 करने से सहायता ये होगी कि ये वाले दोनों एलिमेंट बहुत आसानी से जीरो हो जाएंगे। तो इनको जीरो करना है। जैसे R2 को मैंने चेंज कर दिया R2 माइनस R1 और R3 को चेंज कर दिया R3 माइनस R1। ये भी ध्यान रखना है बेटा आपको, यदि R2 चेंज हो रहा है तो R2 का यूज इधर आप नहीं कर सकते हैं। R2 यहाँ पर चेंज हो रहा है तो R2 का यूज यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। दोनों में मैंने R1 का यूज़ किया है। R2 को चेंज करने के लिए भी मैंने R1 का यूज़ किया है, R3 को चेंज करने के लिए भी मैंने R1 का यूज़ किया है। तो R1 अनचेंज रहेगा, R1 चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिए A प्लस बी प्लस सी ये लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है 1BC। मैंने R1 इसमें से इसको माइनस किया तो 0, इसमें से इसको माइनस किया तो C माइनस बी, इसमें से इसको माइनस किया तो A माइनस सी, इसमें से इसको माइनस किया तो 0, इसमें से इसको माइनस किया A माइनस बी और इसको इससे माइनस किया तो B माइनस सी। मैंने ये दो जीरो क्यों बनाए? मैंने पहले इसको 1 1 बनाया, 1 1 इसलिए बनाया था कि बाकी के दो एलिमेंट में जीरो कर दूँ। ये दो एलिमेंट मैंने जीरो क्यों बनाए हैं कि उसका रीज़न है कि अब जब आप दो जीरो बनाने के बाद इसको एक्सपेंड करेंगे
एक्सपेंड करने में आप इस रो के इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करिए। तो आप ज़रा देखिए 1 आप लिखेंगे, फिर आप 0 लिखेंगे, फिर आप इधर 0 लिखेंगे। मैंने बोला था पहले 1 0 0 1 0 0। तो 0 के अंदर आप जो भी एलिमेंट लिखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी जहाँ पर 1 है उस वाले एलिमेंट को आप लिखिए, तो 1 वाले रो को, 1 वाले कॉलम को और 1 वाले रो को बंद करिए, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ जगह छोटी है, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, a + b + c। करना क्या, 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है पहले इन दोनों का, c - b का b - c से, और a - b का a - c से, a - b का a - c से। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ किया नहीं मैंने, एक्सपेंड कर दिया। जब भी ये दोनों 0 आ जाएं तो आपको या तो कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में तो कॉमन ले लीजिए बाहर, कॉमन नहीं आ रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। AB + c, आप इसका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो BC - b² - c² + BC। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी आएगा, -a² - AB - +AB AC -AC यानी +AC +BC यानी -BC। एक BC से कैंसिल, कुल मिलाकर यहाँ पर आ गया। आप -1 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि जो -a² - b² - c² आ रहा है इनको प्लस में लिख दीजिए, a² b² + c²। फिर जो प्लस के हैं -ab -bc -ca, ये माइनस के हो जाएंगे। देखिए +ab था, +ac था और +bc था, तो इनको माइनस कर दिया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया। तो वैसे तो आपको समझ नहीं आया होगा, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई कर दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया है। फिर मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये जो b² है, ये a² है और ये आपका c² है, ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और जो ये प्लस के BC, प्लस का AB, प्लस का AC लिखा है, इनको नेगेटिव कर दिया माइनस कॉमन लेने से। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब आप देखिए, इन्होंने यही बोला था कि यदि a + b + c यदि आपका पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। और ये एक आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी को मैं कई बार क्लास में सॉल्व करवा चुका हूँ। ये एक आइडेंटिटी है जिसको a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। मैं कई बार इसको क्लास में करवा चुका हूँ, तो इसको बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर आ गया नेगेटिव। तो ये अब ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये जो लिखा हुआ है, ये a - b का होल स्क्वायर b - c का होल स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है -a + b + c और ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ये आप इसको एक्सपेंड करेंगे ऑब्वियसली यही आएगा, आप कर देख लीजिए, यही आने वाला है। तो ये देखिए a + b, इन्होंने बोला था, आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ था a + a, b, c, b पॉजिटिव एंड नॉट ऑल जीरो, सभी आपस में नॉट ऑल इक्वल, सभी इक्वल भी नहीं, a और b आपस में इक्वल नहीं है, a और b आपस में इक्वल नहीं है, b और c आपस में इक्वल नहीं, c - a आपस में इक्वल नहीं है। तो c - a का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, b - c का परफेक्ट स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, a - b का परफेक्ट स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और a + b + c ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि सभी पॉजिटिव है, a और b c सभी पॉजिटिव है। तो ये सभी पॉजिटिव है, लेकिन क्या लगा हुआ है बाहर माइनस, तो ऑलवेज इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव। बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि पहले आपको क्या करना है, जो भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उस डिटर्मिनेंट को इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम बिल्कुल सेम दिखने लगे, आइडेंटिकल दिखने लगे। तो मैंने क्या किया, मुझे ऐसा दिख रहा था कि इन तीनों को मैं आपस में यदि जोड़ दूं तो मुझे जो पहला वाला कॉलम है वो सब कुछ सेम टू सेम दिखने लगेगा। सेम टू सेम दिखने लगे तो आप उसको कॉमन ले लीजिए,
तो 1 1 1 आ जाएगा। 1 1 आने के बाद मेरा मोटिव ये है कि इन दोनों को 0 बना देना। 0 बनाने का फ़ायदा क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको एक ही चीज़ एक्सपेंड करनी पड़ेगी, आगे के 2 एलिमेंट आपको लिखने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब आप 0 लेंगे तो 0 के बाद 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम बंद करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाहर तो 0 लिखा ही है, तो बाहर 0 का मल्टीप्लाई समथिंग से होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए आपको बाकी के 2 एलिमेंट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको बोला था पहली रो लीजिए पहले कॉलम, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो इसके क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने इनको दोनों को 0 बनाया। ये दोनों 0 आसानी से क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पर 1 1 आ गया था। तो 1 1 बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये दोनों आसानी से 0 0 हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको 0 करके बताया और ये सॉल्व करके बता दिया। तो ये सॉल्व करना इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक जो मैंने आंसर बताया ना, ये आंसर आपको निकालना जरूरी है। इसके बाद का जो मैंने बताया वो तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने दिखाया है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, आगे मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन इस पर करवाने वाला हूँ। तो अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो वो अपन देखते हैं। डो नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी सम आपको करवाऊंगा इसके। ओके।